नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 1 इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे उसका सिमो कोड के ऊपर ये जो डिवाइस था उसका पार्ट 1 वाला वर्जन हम लोग देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसका पार्ट 2 वाला देखेंगे। पार्ट 2 में और क्या क्या क्वेश्चन हमको इंटरव्यूअर पूछ सकता है इंटरव्यू में, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अभी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे वो पूछ सकता है आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ आप इसमें प्रोटेक्शन रख सकते हैं। तो अगर प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो प्रोटेक्शन इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा मोटर प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जैसे हमारा ओवर करंट, जो कि आप उसको बोल सकते हैं ओवरलोड बोल सकते हैं इसको। ओवर करंट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे उसका स्टॉल का मिल जाता है, मोटर स्टॉल का। तो उसके बाद अर्थ फॉल्ट का अगर होगा वो भी आपको बता देगा, आपका कितना अर्थ फॉल्ट में कितना लीकेज हो रहा है क्या है, ये बता देगा प्रोटेक्शन के हिसाब से मोटर का। तो उसके बाद आपका ये कितना रन टाइम है, मोटर अगर चल रहा है तो कितना टाइम मोटर चला है। अगर मान लीजिए कोई कंप्रेसर मोटर हो गया, कोई अच्छा क्वालिटी का मोटर हो गया कि किसी को ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है रन टाइम के हिसाब से, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से रन टाइम भी मिल जाएगा आपको, तो ये भी एक अच्छा प्रोटेक्शन है। तो उसके बाद टेम्परेचर मिल जाएगा इसको, आपको टेम्परेचर फीडबैक लेके आप उसका ये मतलब प्रोग्राम में डाल सकते हैं कि पीएलसी में भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं टेम्परेचर फीडबैक लेके इसका। तो ये सारे प्रोटेक्शन हमारा ये जो सिमो कोड डिवाइस है उसके अंदर ही ये मौजूद है। तो इसको आपको बस यहाँ से प्रति बेस केबल लगा के आपको पीएलसी में कम्युनिकेट करके ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा प्रोटेक्शन वगैरह। तो 2 नंबर में हमारा आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है आप सब लोग को पता होगा। यहाँ पे मतलब ये चीज़ें हम लोग क्या क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू पूछ सकता है आपको कि सिमो कोड लगा देने से हमारा क्या क्या चीज़ हमारा मॉनिटरिंग हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको मॉनिटरिंग हो जाएगा, जैसे तीनों फेज का करंट जो है इसके अंदर में जो हमारा इसके साथ हमारा ऐसे ये होगा BU यूनिट, BU मॉड्यूल एक लगेगा, एक ऑपरेटर पैनल OP और एक लगता है CMM जो करंट मेजरिंग मॉड्यूल, जो करंट को मेजर करता है। RYB इसका अंदर घुस के जाता है, तो ये इसको अंदर मेजर करता है कौन सा फेज में कितना करंट गया। RYB यहाँ से जाकर लोड को जाता है यहाँ से, तो ये उसको सेंस करके बता देता है BU को। BU हो गया हमारा ये वाला जो सिमो कोड का मेन बस जो बोलते हैं बेसिक यूनिट, तो ये इसको बता देता है। तो इसमें आपको करंट आपका L1 L2 L3 तीनों फेज का आपको मिल जाएगा करंट। उसके बाद वोल्टेज भी मिल जाएगा। अगर ये जो डिवाइस आपका लगा है, ये जो डिवाइस का लगा है अगर CVMM होगा करंट वोल्टेज मेजरिंग मॉड्यूल, तो इसमें यही जो तीनों फेज गया है इसका टैपिंग लेके वोल्टेज भी इसके अंदर इनपुट दिया जाता है। तो इनपुट देने से आपको वोल्टेज भी इसको ये बता देगा कि कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज तीनों फेज का मिल जाएगा L1 L2 L3 का। तो जब ये रनिंग हो जाएगा तब आपका करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो इसका पावर भी मिल जाएगा, कितना वाट लोड लेकर चल रहा है कि कितना किलोवाट चल रहा है, ये भी लोड आपको मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। उसके बाद पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा कितना कॉस्ट है जो बोलते हैं पावर फैक्टर इसको मिलता है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ जैसे रनिंग आवर वगैरह हो गया, रनिंग आवर भी मेन होता है बहुत सारे चीज़ के लिए, तो बहुत कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है सेफ्टी के पर्पज़ से। उसके बाद टेम्परेचर हो गया। तो ये चीज़ हमको मॉनिटरिंग में मिल जाएगा। तो आप सिंगल करंट ले सकते हैं, तीनों फेज का करंट अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारा प्रोटेक्शन में आता है, ये मॉनिटरिंग में आता है ये। तो ये हमारा मॉनिटरिंग के लिए ये चीज़ हमको मिल जाएगा यूज़ में। तो एक और क्वेश्चन है, तो इसका ऑपरेटिंग मोड कितना है। जैसे हमारा कोई भी फीडर रहता है इसको लोकल रिमोट में चलाते हैं, तो इसका कितना तरीके से इसको हम चला सकते हैं, ऑन ऑफ करके स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं ये डिवाइस की मदद से हमारा स्टार्टर को। तो हमारा देखते हैं ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप उसको बोलिए कि इसमें सबसे पहले 3 टाइप का ऑपरेटिंग मोड है। जैसे एक हो गया हमारा ऑपरेटर पैनल से, ऑपरेटर पैनल जो रहता है ऑपरेटर पैनल इसका एक छोटा सा डिस्प्ले जैसा रहता है, ऐसा यूनिट है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का सबका स्टार्ट स्टॉप और बहुत सारे चीज़ का यहाँ पे फंक्शन की रहता है। इसको दबाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले भी रहता है किसी किसी में इस तरह का, आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, इसको मैनुअल मोड में लेके ऑपरेशन पैनल से कर सकते हैं। और एक है हमारा लोकल मोड। लोकल मोड जो हो गया हमारा, इसमें क्या होता है डिजिटली आप इसको मतलब DI डिजिटल सिग्नल जो रहता है इसका जो इनपुट्स रहता है, यहाँ पे जैसे In1 In2 In3 In4 4 इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आप इसमें डिजिटल IO यूज़ करके आप इसको लोकल मोड में स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया लोकल मोड। और एक हो गया हमारा रिमोट मोड। रिमोट मोड में हम लोग क्या करते हैं, PLC लगा के
यहाँ पे जो प्रोफिबस लगता है, ये जो कोड दिया हुआ है आप देख सकते हैं, प्रोफिबस डीपी लिखा है यहाँ पे। जैसे कि प्रोफिबस का आता है और एक प्रोफिनेट का भी आता है, तो प्रोफिनेट वाला को भी आप यहाँ से कम्युनिकेशन करके सभी को, इससे बहुत सारे अगर होंगे तो इसको सबको लूप कर करके आप सभी को पीएलसी में लगा के एक बार में चला सकते हैं। किसी का भी डाटा आप इंडिविजुअली नोड एड्रेस रहेगा इसका, मान लीजिए 1, इसका 2, इसका 3 है, तो 3 नंबर फीडर का कितना नोड एड्रेस, 3 नंबर का कितना करंट वोल्टेज है, सारा चीज़ आपको ये दिखा देगा पीएलसी में यहाँ से। तो इसका ये रिमोट मोड में आप जो प्रोफिबस केबल या प्रोफिनेट केबल लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, फीडबैक मिल सकता है आपको। तो ये हो गया हमारा रिमोट मोड, जो कि हमारा कम्युनिकेशन से हमारा ऑन ऑफ करेंगे इसको, रिमोट मोड पीएलसी से इसको हम लोग ऑन ऑफ करेंगे रिमोट मोड में। तो ऑपरेटिंग मोड उसका हमारा 3 हिस्सा हो गए, ऑपरेटिंग पैनल, लोकल मोड और रिमोट मोड। 3 जगह से हम लोग इसको चला सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। लोकल में होगा तो इनपुट आउटपुट देकर चला सकते हैं, रिमोट में होगा तो प्रोफिबस में कमांड देकर चला सकते हैं। और ऑपरेटर पैनल यहाँ पे लगा होगा, ये जो पिन रहता है यहाँ से एक छोटा सा केबल लग के एक ऑपरेटर पैनल लगता है, तो ऑपरेटर पैनल से भी आप इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा फीडबैक क्या क्या जाता है इसमें। तो फीडबैक की अगर बात की जाए फीडबैक का, तो इसमें कोई पूछेगा इसको लगा देने से हमारा फीडबैक क्या क्या मिलेगा। अगर आपको पता होगा ये सारे चीज़, अगर आपको बिना सिमो कोड में अगर देखना है तो सबके लिए अलग अलग ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा, यहाँ से अलग अलग वायर डालना पड़ेगा, पावर फैक्टर का, रनिंग का, करंट का, वोल्टेज का, टेम्परेचर का, सबका अलग अलग वायर डाल के आपको पीएलसी में लाके देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रोफिबस प्रोफिनेट ऑलरेडी कम्युनिकेशन अगर पीएलसी के साथ दिया हुआ है, तो इसके साथ हमको क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये सब केबल हमको डालना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ वही प्रोफिनेट प्रोफिबस केबल के माध्यम से हमको ये सब फीडबैक हमको डाटा मिल जाएगा हमारा पीएलसी को। तो हमारा सेफ्टी के लिए कोई भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं इसमें से बहुत बढ़िया आसानी से ब्लॉक बना के पीएलसी में। तो इसको अगर फीडबैक के लिए देखा जाए तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारा फीडबैक है। मॉनिटरिंग में जितना यूज हो रहा है यहाँ पे यही सारे फीडबैक है। जैसे कि हमारा ये तो करंट, वोल्टेज, पावर, ये सब एनालॉग वाला सिग्नल हो गया। जैसे कि यहाँ पे हो गया एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जितना है आपका डाटा सब मिल जाएगा यहाँ से, यही डाटा सब। उसके बाद हमारा जितना डिजिटल सिग्नल मतलब आपका जितना इनपुट्स और आउटपुट्स है, जितना आपका 4 इनपुट है, 2-3 आउटपुट है, तो इसका जो आईओस है वो उसका स्टेटस क्या है वो सब आपको मिल जाएगा। उसका स्टेटस का फीडबैक मतलब कौन सा DI हाई है, कौन सा DO हाई है, तो आपको ये सब डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ से बड़ी आसानी से। आपको प्रोफिबस के माध्यम से ये आपको मिल जाएगा इधर से, तो आपको पता कर सकते हैं कौन सा DI हाई है, कौन सा DO पिकअप नहीं है, यहाँ से पिकअप पता कर सकता है। तो डिजिटल इनपुट सिग्नल IO को ये जब आपको बता देगा। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो एनालॉग सिग्नल हमारा तो ये हो गया, इनपुट के साथ आउटपुट भी हो गया यहाँ पे। उसके साथ साथ जितना ये जो डाटा था करंट, वोल्टेज वगैरह, ये सारे चीज़ हमको फीडबैक के तौर पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का। तो उसमें 5 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर में जो प्रोग्राम रहता है इसका प्रोग्राम हम किस तरह से करेंगे। तो प्रोग्राम के लिए कल तो देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सॉफ्टवेयर 2 था, जैसे टिया पोर्टल और एक सिमो कोड ES करके सॉफ्टवेयर था, उसी दोनों से प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। तो प्रोग्राम करने के टाइम पे आपको ट्रूथ टेबल ज़रूरत पड़ता है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आपको पता होगा, जैसे हमारा ऐसे रहता है, यहाँ पे 1 0 1 0 0 ऐसे करके रहता है, कौन सा कंडीशन में क्या क्या होगा। जैसे आपको दिखा देता हूँ 0 1 और एक 1 1 ऐसे तरह रहता है। तो उसका फिर आउटपुट हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो इसका AND गेट और गेट में ये कैसे रहेगा, इस तरह का ट्रूथ टेबल रहता है इसमें। तो इसमें कितना ट्रूथ टेबल इसके अंदर है प्रोग्राम करने में आपको मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कोई भी इंटरव्यूअर। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ऐसा 2 इनपुट वाला, मतलब ये एक इनपुट हो गया, ये in1 in2। अगर मान लीजिए in1 हाई है, in2 0 है, तो क्या कंडीशन होगा, in1 0 है, in2 भी 0 है, तो क्या कंडीशन होगा। तो इसमें ये हो गया 2 इनपुट वाला। तो ऐसे 2 इनपुट वाला, 2 इनपुट वाला जो टेबल रहता है उसमें 2 दिया हुआ है। उसके बाद ऐसे 3 इनपुट वाला रहेगा और एक भी इनपुट वैसे रहेगा 3 वाला, तो उसके इन 3 रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे 3 इनपुट वाला इसके अंदर रहेगा, 7 रहता है, 3 टाइप का रहता है, 2 इनपुट वाला, 3 इनपुट वाला और एक 5 इनपुट वाला।
तो इसको आप लेके आप इसको इसी तरह से यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, किस तरह से इसको यूज़ करना है आपको भी पता चल जाएगा वो वीडियो देख के। तो आप उसमें से देख सकते हैं ट्रूथ टेबल कैसे यूज़ करना है। तो 5 इनपुट वाला एक रहता है, एक रहता है। तो ये टोटली 2, 7, 9, 1, 10 हमारा टोटल रहता है ट्रूथ टेबल। तो कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर में ज़्यादा भी रहता होगा, तो ये वैरी करता है टाइम टू टाइम। तो अभी के लिए अभी 10 दिया हुआ है। 2 इनपुट वाला 2, 3 इनपुट वाला 7, 5 इनपुट वाला 1। तो अभी इतना दिया हुआ है ट्रूथ टेबल में इसके अंदर में। तो हमारा प्रोटेक्शन के लिए ये हो गया, मॉनिटरिंग के लिए ये चीज़ आपको पता चल गया। करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, रनिंग आवर, टेम्परेचर ही मिल गया। ऑपरेटिंग मोड है 3 टाइप का, जैसे ऑपरेशन पैनल, लोकल मोड, रिमोट मोड। तो उसके बाद हमारा फीडबैक अगर आपको क्या क्या मिलेगा इसमें से, एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा। ट्रूथ टेबल के लिए आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा ट्रूथ टेबल आपको प्रोग्राम करने के लिए 3 टाइप का ट्रूथ टेबल मिलेगा, जो कि 2 डबल इनपुट वाला 2, 3 इनपुट वाला 7, 5 इनपुट वाला 1। 5 इनपुट वाला मतलब ऐसे in1, in2, in3, in4, in5 करके 5 सिग्नल आएगा। 5 सिग्नल का क्या क्या कंडीशन में कैसे पिकअप होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके प्रोग्राम में डालना पड़ेगा। तो और एक चीज़ वगैरह हो गया हमारा, मोटर चेंज करते हैं तो हमको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा सिमो कोड के अंदर में। अगर ये सिमो कोड का फीडर में लगा हुआ है, ये 0.37 किलोवाट का एक लगा हुआ है, और आपका इसका हिसाब से FLC आपका सेट था 0.8 एम्पियर सेट था। तो आपको अगर मोटर को अगर चेंज कर दिए 2 किलोवाट में, तो आपका करंट बढ़ गया, क्योंकि मोटर के हिसाब से करंट बढ़ जाएगा आपका। तो करंट जब बढ़ गया आपका यहाँ पे जो उसका रेटिंग था 4 एम्पियर हो गया। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको जो 0.8 था हमारा, जो इस पैरामीटर में जब सेटिंग करते हैं इसका सॉफ्टवेयर में खोल के, तो एक IS करके रहता है जिसमें हम लोग FLC डालते हैं, जैसे 0.8 वाला डाला होगा उसको आपको चेंज करके ये वाला जो नया वाला जो एम्पियर होगा उसको आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डालने का भी एक 2 तरीका है। तो अगर ये जो CMM रहता है हमारा जो मोटर का करंट मापने के लिए यहाँ पे, तो इसका एक रेटिंग रहता है यहाँ पे। मान लीजिए इसके अंदर तीनों फेज घुस के जाता है, तो ये मेजर करता है इसको लोड के करंट को। तो यहाँ पे उसका एक रेंज रहता है, जैसे 0.3 से लेके 4 एम्पियर तक। तो आप इसको 4 एम्पियर से ज़्यादा नहीं कर सकते इसको। तो उसका रेंज जो रहेगा उसी रेंज के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं IS को, जो हमारा ओवरलोड करंट को। तो अगर आपका ये रेंज के अंदर अगर आपका चेंज हो रहा है, तो आप उसको आराम से सॉफ्टवेयर में डाल के चेंज कर देंगे और सेव कर देंगे, तो डाउनलोड कर देंगे। तो उसमें हमारा व्यू में PC लगा के, लैपटॉप लगा के यहाँ से, तो ये उसमें आ जाएगा, तो इसमें प्रोग्राम हो जाएगा। अगर इसका रेंज अगर इससे ज़्यादा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो CMM मॉड्यूल है उसको बदलना पड़ेगा। तो उसका जो रेंज रहता है आपका 20 एम्प, मान लीजिए इसका 0.3 से डायरेक्ट 10 किलोवाट तक ले आइए। तो ये मान लीजिए 0.37 किलोवाट से डायरेक्ट 10 किलोवाट में मोटर चेंज कर दिए, तो आपका करंट रेटिंग जो 0.8 एम्पियर था वो चेंज हो गया हमारा। मान लीजिए अभी 10 किलोवाट का जो FLC है वो 20 एम्पियर है। तो 20 एम्पियर का जो रेंज का जो है हमारा CMM जो करंट मेजरिंग मॉड्यूल, आपको उसी का रेंज को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करके 20 एम्पियर रेंज वाला एक CMM आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर में भी चेंज करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, जैसे हमारा TIA पोर्टल में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं इसको प्रोग्रामिंग, या फिर सिमो कोड ES वाला सॉफ्टवेयर में, तो आपको इसका रेंज का जो CMM है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको ये वाला चेंज करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो नया लगेगा। तो अगर आपका रेंज के अंदर है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में IS का जो FLC डाटा चेंज करने से आपका हो जाएगा। अगर रेंज से CMM का रेंज से अगर बाहर हो जाता है ओवरलोड करंट, तो आपको CMM चेंज करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, और उसका IS भी चेंज करके, दोनों को चेंज सब प्रोग्राम में चेंज करके डाउनलोड करेंगे तब जाके ये चलेगा। नहीं तो ये एक चेंज कर देने से नहीं चलेगा, क्योंकि हार्डवेयर में कुछ अलग लगा होगा और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अलग होगा, तो ये मिसमैच एरर आएगा। तो उसमें हार्डवेयर में आप फिजिकली चेंज करेंगे इसको, तो उसी रेटिंग को आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में डालना है सब प्रोग्राम में, तब जाके इसके अंदर IS में भी जितना FLC होगा उतना सेट करेंगे, तो जाके उसको डाउनलोड कर देंगे। तो व्यू में डाउनलोड करेंगे ऐसे PC लगा के, तब जाके इसमें प्रोग्राम हो जाएगा, तब जाके ये हमारा चलने लगेगा। तो इसी तरह के मोटर चेंज करने के टाइम पे आपका ये चेंज हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इसको बाईपास करके चला सकते हैं कि नहीं, मतलब बाईपास मोड में। अगर मान लीजिए कभी कम्युनिकेशन इसका प्रोफिबस का या फिर प्रोफिनेट का फेल हो गया, तो बाईपास हो सकता है नहीं, बाईपास हो सकता है ज़रूर। तो इसका हो सकता है
बाईपास करके आप इसको लोकल मोड भी कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए आप एक काम करेंगे, तो प्रोफिबस का जो डीपी वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे पोर्ट जो दिया हुआ है, इसको सिंपली खोल देंगे। या फिर कोई बीट अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली आ रहा है रिमोट के लिए हमारा पीएलसी से, तो बीट अगर हाई करके रखें आप तो प्रोग्राम आप चेंज करके कर सकते हैं। तो उसको प्रोग्राम चेंज नहीं करेंगे तो अगर प्रोफिबस से आपका कंटिन्यू बीट हाई आ रहा है रिमोट मोड के लिए, कि रिमोट और लोकल सिलेक्शन अगर दिया हुआ है प्रोफिबस से, तो अगर इनपुट से है तो आप इनपुट से डायरेक्ट इसको सिलेक्टर स्विच लगा होगा तो उसको घुमा के इनपुट में देके लोकल रिमोट को चेंज करना है, जो मोड रहता है लोकल और रिमोट को। अगर आपका यहाँ पे इनपुट से दिया होगा कोई भी डिजिटल इनपुट से, तो आप इसको वो इनपुट को एक्टिव करके लोकल रिमोट चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये जो है ये रिमोट से आ रहा है, मतलब पीएलसी से आ रहा है, लोकल रिमोट सिलेक्शन का जो बीट आ रहा है कैसे सिलेक्ट होगा पीएलसी डिसाइड करेगा। तो अब अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन फेल हो गया है, तब क्या करेंगे, आपको सिंपली जो प्रोफिबस का जो कनेक्टर लगा हुआ रहता है, जो ऐसा रहता है, इसका जो वायर रहता है, इसका प्रोफिबस लगा हुआ रहता है, तो सिंपली आपका इसका 2 स्क्रू रहता है, इसको खोल के प्रोफिबस को निकाल दीजिए यहाँ से। ये कनेक्टर यहाँ पे निकाल देंगे तो अभी प्रोफिबस निकल गया, तो बीट जो आ रहा था वो बीट बंद हो गया। तो अभी ये क्या हो गया कि लोकल मोड पे आ गया। तो यहाँ पे बस का फॉल्ट लाइट जलता होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। बस कम्युनिकेशन नहीं है तो बस का लाइट जलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाली सिर्फ डिवाइस जलना चाहिए और फॉल्ट कुछ नहीं आना चाहिए। फॉल्ट का लाइट कुछ नहीं जलेगा, बस का फॉल्ट रहेगा तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइस हमारा लाइट हमारा ये हमेशा ग्रीन रहेगा। तो ये उसी कंडीशन में आप यहाँ से इसको लोकल से इनपुट वगैरह देके, जो डिजिटल इनपुट होगा प्रोग्राम में उसको देके आप इसको चला सकते हैं। तो ये लोकल में भी चल सकता है, बाईपास मोड भी हो जाएगा। अगर पीएलसी कम्युनिकेशन फेल होता है तो ये बाईपास मोड में भी चल सकता है। तो और एक चीज़ है, इसमें ओवरलोड का जो करंट दिया हुआ है सेटिंग, इसका ओवरलोड का डिले टाइम है कि नहीं। मतलब ओवरलोड मान लीजिए हमारा स्टार शटर है, स्टार में ज़्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग में, फिर जाके नॉर्मल करंट लेता है। तो यहाँ से यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ये टाइम तक ये वेट करेगा। मान लीजिए ये 8 सेकंड है, तो ये 8 सेकंड तक ये ओवरलोड करंट सेटिंग हम लोग किया है यहाँ पे आईएस का, तो ये वेट करेगा कि नहीं, ये इतना टाइम तक ये हमारा डिले टाइम रहेगा कि नहीं इसमें। तो ज़रूर इसमें डिले टाइम भी दिया हुआ है, ओवरलोड का डिले टाइम आप इसको बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इसका सेटिंग दिया हुआ है, आप इसको 0 से लेके आप कुछ भी इसको 10, 15, 12, 50 आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको 50 सेकंड तक दिया हुआ है रेंज, तो आप इसको 10, 20 जितना आपको चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उतना डिले करके आप इसके बाद उसका भी और एक भी ऑप्शन है यहाँ पे, ये वार्निंग देगा कि ट्रिप कर देगा उतना टाइम में, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। वार्निंग का एक बीट जनरेट कर सकता है, या फिर एक वार्निंग के लेके एक डीओ भी आप जनरेट कर सकते हैं आउटपुट, और नहीं तो डायरेक्ट ट्रिप का भी ऑप्शन है, ट्रिप भी कर देगा। तो इसको ये बाईपास नहीं होता है, बाकी सब चीज़ बाईपास हो जाता है। जैसे स्टॉल का फॉल्ट हो गया तो स्टॉल का ऐसे वार्निंग रहता है, जैसे वार्निंग एक रहता है, एक ट्रिप रहता है और एक नो एक्शन रहता है। नो एक्शन में अगर सेट कर देंगे तो इसको ये कुछ नहीं होगा स्टॉल कंडीशन में, तो मोटर जल जाएगा। अगर बाईपास करके रखे होंगे तो नो एक्शन में जल जाएगा, ट्रिप में करेंगे तो ट्रिप हो जाएगा स्टॉल होने से। अगर वार्निंग पे है तो वार्निंग का बीट चला जाएगा हमारा पीएलसी से, तो पीएलसी से प्रोग्राम करके उसको आप कुछ भी इवेंट दिखा सकते हैं या फिर वार्निंग दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्रोग्राम को भी बंद भी करा सकते हैं। तो इसका ओवरलोड डिले का ऑप्शन इसके अंदर में रहता हुआ है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जैसे हमारा यहाँ पे बताया था कि एक बेसिक यूनिट के साथ हमारा एक ऑपरेटर पैनल लगता है, एक करंट मेजरिंग मॉड्यूल लगता है। तो क्या ये ऑपरेटर पैनल लगाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक व्यू लगेगा और एक आपका करंट मॉड्यूल मेजरिंग मॉड्यूल लगेगा CMM, तभी आपका ये सारा काम आपका हो जाएगा। ये जो बेसिक यूनिट देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो एक बेसिक यूनिट के साथ एक करंट मेजरिंग मॉड्यूल या फिर इसका CVM आता है कि करंट वोल्टेज मेजरिंग मॉड्यूल। तो ये दोनों में से कोई भी अगर लगा हुआ है तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो ऑपरेटर पैनल लगता है, ऑपरेटर पैनल ये लगेगा नहीं लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये कंपलसरी है नहीं, ये हमारा टेम्पररी है, आप उसको लगा सकते हैं, ऑप्शनल है ये। तो आपके अगर यूज़ करना है फीडर के ऊपर से लगा के स्विच दबा के, तो आप इसको ऑपरेटर पैनल लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो तभी भी नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ज़्यादा DI/DO ज़रूरत पड़ता है तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो आपको यहाँ पे जैसे ऑपरेटर पैनल लगा हुआ था तो इसे आपको इसमें DM मॉड्यूल आता है, तो डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, तो आप उसमें से 2 DM मॉड्यूल भी और लगा सकते हैं, जिसमें 4, 4, 8 IO आपको मिल जाएगा, 8 इनपुट मिल जाएगा
और उसके साथ साथ 2 4 करके आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। तो टोटल आईओ देखे जाए तो 12 आउटपुट मिल जाएगा अगर 2 लगाएंगे यहाँ पे साइड में व्यू के डीएम मॉड्यूल, मतलब ऐसे इसके साइड में लगता है, ऐसे साइड में यहाँ पे केबल ला के लूप होता है। तो आप इसे तरह से और भी डिजिटल इनपुट 8 + 4 आउटपुट का 12 आईओ यहाँ पे उसके बगल में लगा सकते हैं एक बेसिक यूनिट के साथ में। तो और एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर आपका सबसे पहले प्रो सी वाला वर्जन लगा हुआ था तो उसको आपको अगर चेंज करके नया अपग्रेडेशन करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको कुछ भी वायरिंग ड्राइंग वगैरह कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, सिंपली जो बेसिक यूनिट लगा हुआ है उसी को चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा काम। मतलब ये जो देखा CMM लगा हुआ है यहाँ पे एक बेसिक जो करंट मेजरिंग मॉड्यूल, इसके बाद BU लगता है यहाँ पे जो प्रो भी प्रो सी होता है, यही होता है बेसिक यूनिट होता है। उसके बाद ऑपरेटर पैनल लगता है, नहीं तो DM मॉड्यूल डिजिटल वाला मॉड्यूल लगता है जिसमें डिजिटल और IO रहता है। तो ये तीनों चीज़ जो अगर लगा हुआ है तो आपको अगर प्रो सी वाला था उसको आपको चेंज करना है प्रो भी में, या फिर प्रोफिबस वाला या फिर प्रोफिनेट वाला, इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि ये जो BU यूनिट है इसको उठा के निकाल देंगे, उसके जगह में नया वाला वर्जन का लाके यहाँ पे लगा देंगे। तो उसका कनेक्शन जैसे यहाँ का था सेम टू सेम डिवाइस है और टर्मिनल भी सेम टू सेम है जैसे लास्ट वाला में था, जैसे अभी भी नया वाला में उसी सेम वर्जन में। तो उसका वायरिंग भी ऐसे सेम लग जाएगा जैसे लगा था। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर में आप जो लोग देखें उसको सॉफ्टवेयर में जो यूनिट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहता है प्रोग्राम में, तो उसको जाके पुराना वाला हटा के नया वाला ऐड करके प्रोग्राम में डाउनलोड कर देंगे इसमें, तो ये पूरा नया हो जाएगा। तो आपको अगर चेंज करना है, कभी अपग्रेडेशन करना है तो आपको ज़्यादा झंझट है नहीं, सिर्फ बेसिक यूनिट को प्रो सी वाला को निकाल के उठा दो, उसके जगह प्रो भी लगा दीजिए। तो सारे डिवाइस बाकी जो लगाए जैसे वायरिंग है सेम रहेगा। ये जो कनेक्टर ये उड़ जाता है, यहाँ से प्लगइन वाला दिया हुआ है तो ये उड़ जाएगा, तो उसको उठा के यहाँ पे लगा दीजिए तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको एक भी वायर खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आराम से ये अपग्रेडेशन आपका हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन इसका बहुत ईजी है, तो अपग्रेडेशन भी बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय